हाँ, हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत लंबे दिनों के बाद झारखंड का मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मेरा यूट्यूब चैनल भी लॉग आउट हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रिकवर लिया, बैकअप लिया। उसके बाद आज से फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं अब फिर से अवेलेबल हूँ। फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों की पढ़ाई में मदद करूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों लोग देखते हैं। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर सत्र 2025-26 के लिए। ठीक है, और ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के लिए है, कला वाणिज्य विज्ञान संकाय सबके लिए है। आज हम लोग करने वाले हैं अभी हिंदी विषय का, हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, निर्देश मैंने आपको पहले बता दिया है, आप मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं जा करके। यहाँ से देखिए, पहला जो है ना, एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। अपठित बौद्ध खंड कौन है? तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है। आकाश वह असीमित विस्तार है जहाँ से तारों की झिलमिलाहट सदियों से मानव को अपनी ओर खींचती रही है। कभी यह आकाश केवल स्वप्न था, किंतु आज यह स्वप्न भारतीय विज्ञान की दृढ़ इच्छा शक्ति से साकार हो रहा है। अंतरिक्ष में भारत के कदम मानो उस सपने की गूंज है जो कभी साधारण झोपड़ी में बैठे वैज्ञानिकों ने संजोया था। सन 1969 में 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन भारत अपनी ही शक्ति से चांद और मंगल की धरती को छू लेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने वह बीज बोया जिसमें विश्वास था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला की चार दीवारी तक सीमित नहीं बल्कि आम जनता की जिंदगी को बदलने का माध्यम बन सकता है। यही बीज आगे चलकर एक वट वृक्ष बना। 1975 का वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक रहा जब आर्यभट्ट उपग्रह ने अंतरिक्ष में पहुंचकर अपनी चमक बिखेरी तो मानो करोड़ों भारतीयों की आंखों में उम्मीद का नया सूरज उग गया। इसके बाद 1980 में रोहिणी उपग्रह के साथ भारत ने अपने प्रक्षेपण से अंतरिक्ष तक का सफर किया। यह आत्मनिर्भरता प्रथम स्वप्ननील कदम था। आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रयोग का क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। PLSV, GSLV जैसे रॉकेट भारत को वह सामर्थ्य दिया है कि वो अपने साथ साथ अन्य देशों के सपनों को भी अंतरिक्ष में पहुंचा सके। जब विदेशी उपग्रह भारतीय भूमि से उड़ान भरते हैं तो यह केवल तकनीक का नहीं बल्कि विश्वास का उत्सव होता है। भारत के अंतरिक्ष अभियान में चंद्रमा मंगल विशेष पड़ाव रहे हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की गोद में छिपे जल अणुओं का रहस्य खोला। मंगलयान ने दुनिया को चकित कर दिया कि सीमित साधनों वाला देश भी कम खर्च में लाल ग्रह तक पहुंच सकता है। और फिर आया वह क्षण जिसने भारत को विश्व इतिहास में अंकित कर दिया। चंद्रयान 3 की सफलता। चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि असंभव केवल शब्द है, वास्तविकता नहीं। पर भारत का सपना यही समाप्त नहीं होता है। आगे भी भारत का सपना मतलब यहीं समाप्त नहीं होता है। भविष्य में गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष में जाएगा। आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को खोलेगा और आगे के अभियानों में मानव को नए क्षितिजों से परिचित कराएंगे। तो ये गद्यांश को केवल पढ़ना है, जो लिखा है वैसे पढ़ना है और समझ के इसका आंसर देना है। ठीक है, फिर आगे है। इन सब उपलब्धियों के बीच एक गहरा संदेश छिपा है। सीमित साधनों से भी असीमित सपने पूरे किए जा सकते हैं। भारत की यह यात्रा केवल विज्ञान की विजय नहीं बल्कि मनुष्य की अटूट आस्था, उनकी जिज्ञासा, परिश्रम का उत्सव है। अंतरिक्ष में भारत हमें यह सिखाते हैं
भारतीय कदम हमें यह सिखाते हैं कि सितारे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, वे हमें याद दिलाने आते हैं कि यदि हम चाहें तो उन्हें छू भी सकते हैं। आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में भारत के कदम किसकी गूंज बताते हैं? देखिए, आप अभी पढ़े हैं कि अंतरिक्ष में भारत के कदम वैज्ञानिकों के संजोए सपने की गूंज बताते हैं। ठीक है, ये सब तो नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़े गद्यांश के आधार पर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, ना कि अपने मन से। PSLV GSLV क्या है? देखिए, ये प्रक्षेपण यान है। ठीक, PSLV GSLV क्या है? एक प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है जो उसको उड़ा के ले जाता है। तो एक प्रक्षेपण यान है PLSV और GLSV, PLSV और GLSV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर लॉन्च PSLV, पोलर लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल। और इसका क्या होता है? ज्योमेट्री नहीं होता है, ऐसे क्या होता है? लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल, ऐसे फुल फॉर्म होता है GSLV और PSLV। तो एक प्रक्षेपण यान है। जब विदेशी उपग्रह भारतीय धरती से प्रक्षेपित होते हैं तो उसे क्या कहा गया है? जब विदेश के उपग्रह भी, दुनिया के और देशों का उपग्रह हम लोग अपने धरती से छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा गया है? तो देखिए, उसे विश्वास का उत्सव कहा गया है गद्यांश में, कि दूसरे देश विश्वास करते हैं तभी तो हम उपग्रह हम ऐसे छोड़वाने के लिए आते हैं। कई ऐसे देश हैं जिनके पास उपग्रह छोड़ने के लिए टेक्निक नहीं है, रॉकेट नहीं है, तो भारत उनके रॉकेट को छोड़ता है। ठीक है, तो ये विश्वास का उत्सव होता है तभी तो लोग आते हैं। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। दोस्तों, भविष्य में भारत गगनयान मिशन के तहत भारत के लोगों को, कुछ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष भेजेगा। ठीक, इस चैप्टर में भी पढ़े होंगे, इस गद्यांश को पढ़ के आंसर दिए, उसमें भी पढ़े हम लोग। आगे दिया है काव्यांश। ठीक है, इसको भी पढ़ के आपको आंसर देना होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए उत्तर के लिए। देखिए, ये कविता क्या है? कविता है, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। बोल रहा क्या? अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। आज जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहा नहीं सुना माँ का। बादल क्यों गरज रहे हैं? किसके काका हैं? किसने अपनी माँ का बात नहीं सुना? वही बोल रहे हैं, किसने कहा नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही फिर भी क्यों खा जाते हैं वार। ये कविता है, इस कविता को पढ़ के आपको आंसर आगे वाला देना है। ठीक, क्वेश्चन है कि कवि ने अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त किया है? कवि ने जो बोला कि अचानक जो बारिश आ गया, वो किस तरह से उसको व्यक्त किया है? कि समुद्र की लहरों से, झरने से, नदी की बाढ़ से, बादल के घड़े फूटने से। तो दोस्तों, इसमें बादल के घड़े फूटने की बात है। बादल के घड़े फूटने की तरह से व्यक्त किया कि अचानक से फूट गया तभी तो बारिश आया। अगला है, कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की है? कवि ने सूरज को उसकी माँ से बुलाए जाने की कल्पना की है। इस काव्यांश में कौन सा रस अधिक परिलक्षित होता है? इस काव्यांश में कौन सा रस? तो इस काव्यांश में दोस्तों अद्भुत रस होता है ज़्यादा। अद्भुत रस मतलब क्या? देखिए, 9 रस होते हैं, हिंदी में 9 रस होते हैं। 4 तो आपको यहाँ मिला है, प्रेम रस, हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस। तो यहाँ अद्भुत रस है। ठीक है, प्रेम की बातें तो की नहीं गई है, हंसाने वाला बात तो किया नहीं गया, करुणा का बात तो है नहीं, अद्भुत रस होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर, इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों बाल सुलभ कल्पना और सरलता है। ठीक है,
यहाँ वीरता की कोई बात नहीं की गई है, दार्शनिकता की भी कोई बात नहीं की गई है, गंभीर विषय भी नहीं है। ठीक है, तो ये बाल सुलभ कल्पना सरल है, बच्चों के लिए कल्पना है और आसानी से सरल भाषा है, आसानी भाषा है। ठीक है, अगला आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। 8 इसी तरह से आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी यही देखने को मिलेगा, 4 आपके उधर से 4 इधर से, 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला आपको गद्यांश से काव्यांश से मिलेगा। ठीक है, दोनों मिला करके। अगर था अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम में हम लोग रिपोर्ट, ठीक है, पत्र, इस सब के बारे में, व्याकरण की उस चीज़ को बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल है परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है। देखिए परिपत्र कार्यालयी पत्र है, ऑफिस लेटर है, ऑफिस में देने वाला लेटर। ठीक है, अगला है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो दोस्तों अधियाचना का प्रकाशन गजट से होता है, राजपत्र से होता है। अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना सरकार का एक तरह से, अधिसूचना सूचित रूप से जो सरकार गजट में देते हैं उन्हीं को छाप दिया जाता है पेपर में, तो उसी को अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो राजपत्र होता है, गजट पत्र होता है। ठीक है, अधिसूचना गजट पत्र होता है। पीटीआई क्या है, पीटीआई क्या है दोस्तों, पीटीआई एक समाचार एजेंसी है। पीटीआई एक समाचार एजेंसी का नाम है, जैसे प्रभात खबर है वैसे पीटीआई भी एक समाचार एजेंसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है। भारत में बना पहला फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र था, जिसमें से आवाज़ नहीं आता था। ठीक है, बोलती फिल्म आलम आरा थी, आलम आरा पहला बोलती फिल्म था। स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन, देखिए स्टिंग ऑपरेशन खोज परक पत्रकारिता है, खोज करके आपको सवालों के आंसर ढूंढने होते हैं, स्टिंग ऑपरेशन से नाम दिया जाता है। अगला है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है। देखिए दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग समाचार लेखन में होता है। उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग समाचार लेखन में होता है। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। 15 सवाल है, 15 नंबर। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। आलेख तो लिखा जाता है, फीचर भी लिखा जाता है, पत्र भी लिखा जाता है। अखबार की आवाज़ आपको संपादकीय एडिटिंग जो होता है वही अखबार की आवाज़ मानी जाती है, वही तो छपता लास्ट में जो एडिट करके दिया जाता है। इनमें से कौन सा अलग है, अलग को चुनना है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब पत्र हैं, अखबार हैं, जबकि इंडिया टुडे इंग्लिश अखबार है। ये सब हिंदी अखबार है जबकि ये इंग्लिश अखबार है, तो यहाँ पर ही अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है पाठ्य पुस्तक से। देखिए पाठ्य पुस्तक से आपके एक कहीं भी कहानी, कविता, कहानी से कोई अंश दे दिया जाएगा और उस कहानी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, सारी रात संभव की आंखों में संभव की आंखों में शाम मंडराती रही, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था, अब वह सिविल सर्विस प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो उसके बेख हटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। देखिए शंभू की जो है ना, शंभू वाला जो कहानी है वहाँ उस चैप्टर से लिया गया है, सेकेंड हिंदी का, पहला हिंदी नहीं, सेकेंड हिंदी का है। ठीक है, उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से वह घाट जाकर बैठ जाएगा, पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंखें पड़ी। उसने डिसीजन लिया कि कल जाके फिर हम जाएंगे। एक मंदिर में गया था, वहाँ उसको मिल गया था एक लड़की। ठीक है, और उस पुजारी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम लोग सुहाग
होती रहो, तो गलत समझ करके कि शायद ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन वो गलत थे। तो उसको थोड़ा मन में अजीब लग रहा था शंभू को, ठीक है। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वह हरिद्वार की नहीं लगती थी, कैसे लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी, भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था, वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, पर यह तय था कि उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। तो ये जो कहानी है, किस कविता से, किस कहानी से लिया गया है, क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन हिसाब से पूछा जाएगा। माता पिता का विश्वास था कि हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन करने से क्या हो जाएगा। देखिए, उनका विवाह, उनकी शिक्षा, पूरा ये सब नहीं, प्रतियोगिता में सफलता मिल जाएगी उनको, ठीक। यानी जो IAS का जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया है उसको उसमें चुन लिया जाएगा। तो सही आंसर C हो जाएगा, ठीक। अगला है कि पुजारी ने क्या गलतफहमी की। देखिए, पुजारी ने दंपत्ति समझकर आशीर्वाद दे दिया कि शायद ये दोनों पति पत्नी हैं, ये उनकी गलती थी, ठीक है। इस कहानी को अगर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, ये दूसरा हिंदी का है, ठीक है। दूसरा हिंदी है आपके पास, जो सेकंड हिंदी है उस वही वाला कहानी से। अगला है कि संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से अधिक थी। संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से अधिक थी। नानी से मिलने और घूमने का शौक था, इसीलिए उसको टोना टोटका में विश्वास नहीं था। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दोस्तों, ये जो दूसरा देवदास है ना, इस कहानी से लिया गया, सेकंड हिंदी का दूसरा देवदास, ठीक, वहाँ से लिया गया। ये हो जाएगा दूसरा देवदास, संभव वाला, ठीक, संभव। अगला कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। गद्यांश से कविता का कोई अंश दिया गया है, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिनकी गहराई से को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलम्ब बाहु, यह चीर अखंड अपना पा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखिए, दीप अकेला कविता से आपका ये उठा के दिया गया, ठीक है। और पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से ली गई है। ये पंक्ति जो है ना, किस कविता से लिया गया है। ये आपका लिया गया है किस काव्य संग्रह, कविता नहीं बोला गया है। हाँ, पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से लिया गया है। देखिए, कविता नहीं, कविता बोलता तो दीप अकेला हो जाता, लेकिन किस काव्य संग्रह से लिया गया है। देखिए, हरी घास पर क्षण भर, ये तो कोई काव्य संग्रह है ही नहीं, ये तो जो बुड़बक बनाने के लिए दिया गया। नदी के दीप, ये नहीं होगा। कितनी नामों में कितनी बार, कितनी नामों में कितनी बार, ये सब नहीं होगा दोस्तों। यहाँ होगा बाबा अहेरी। बाबा अहेरी ने जो कविता संग्रह लिखा, उसी कविता संग्रह में से एक है दीप अकेला, जिसको उठा करके यहाँ पर आपके सिलेबस में शामिल किया गया था। बाबा अहेरी, बावरा अहेरी काव्य संग्रह से लिया गया है, या दीप अकेला का, ठीक है। अगला है कि कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, कवि ने विश्वास को स्थिर और अडिग रूप में प्रस्तुत किया है, कि जो स्थिर, जिसका विश्वास स्थिर और अडिग हो, वही जो है वही विश्वास है। विश्वास, यहाँ देखिए, इस कविता को पढ़िए, इधर विश्वास के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है, और जिज्ञासु भक्ति को दे दो, यदि भरा में माता। यह वह विश्वास नहीं जो लघुता में भी कांपा है। जो विश्वास लघुता में नहीं, विश्वास वो नहीं है जो कांप जाएगा, जो डर जाएगा, हिल जाएगा, वैसा नहीं। अडिग और स्थिर विश्वास के बारे में बात की गई है वहाँ पर, ठीक है। अगला है कि सदा द्रविड़ चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र किस गुण की ओर संकेत करते हैं। तो सदा द्रविड़ चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, ये किस गुण की ओर इशारा करते हैं। तो आपका करुणा और सजगता की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। असत्य, पाखंड, कठोरता, घमंड, ये सब तो नहीं हुआ। अगला है कि उलम्ब बाहु का क्या अर्थ होता है। इसमें कहा गया ना, उलम्ब बाहु का मतलब होता है उठी हुई भुजाएं। उलम्ब बाहु का अर्थ होता है उठी हुई भुजाएं। आपको क्या लगता था, कमेंट में बताइए। उठी हुई भुजाएं सही होगा, ठीक है। अगर आपको जो भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, जहाँ परेशानी होता है, तो आप उनको
आप उनको कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो करुणा और सजगता आंसर हो जाएगा अगला। उलम्ब बाहु का अर्थ हो जाएगा उठी हुई भुजाएं। अगला आता है 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग का। प्रेम घन की छाया स्मृति किस निबंध किस शैली में लिखा गया है? प्रेम घन की छाया स्मृति जो निबंध है वो संस्मरणात्मक निबंध है, संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। ढेले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है? ढेले चुन लो जो आपका जो निबंध है इसमें शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला है कि जिसमें ढेला चुनने की बात किया गया था ना। देवसेना का गीत किस नाटक से संबंधित है? देवसेना का गीत आपका किस नाटक से? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कौन सा नाटक है बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, सब चीज़ का आंसर देना जरूरी नहीं है, रुक करके कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसका आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, स्कंदगुप्त हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अरे स्कंदगुप्त नहीं होगा दोस्तों। स्कंदगुप्त तो हीरो जो देवसेना था उसका जो उसको पसंद करती थी वो था। ये तो अजातशत्रु से लिया गया है, अजातशत्रु नाटक से लिया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में क्या बताए पता नहीं, देखेंगे अगला बार, देखेंगे कि आप लोग कमेंट में क्या बताते हैं। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? देखिए, एक बूंद कविता में किसका महत्व के बारे में उजागर करने की बात की गई है, यही पूछा गया। तो ये क्षण भर का महत्व के बारे में बताया गया कि थोड़े से समय, थोड़े से क्षण भर भी कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। एक बूंद उछला और मिल गया धूप में से, माप बन के उड़ गया, तो एक क्षण भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। 29 नंबर है क्वेश्चन की, कोइयाँ का दूसरा नाम क्या है? देखो, कोइयाँ क्या होता है? कुमुद फूल, कोई फूल को बोलते हैं। कोइयाँ का दूसरा नाम कुमुद है। बबूल, जूही, कालसी नहीं है, ये कुमुद के फूल को ही कोइयाँ कहा जाता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आ गया, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर। और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? अभी ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कराया है, सब्जेक्टिव भी मेरे पास है। आप कमेंट करिए कि अगर आप बोलेंगे कि करा देंगे कराने तो मैं करा दूंगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, और अगर आपको कुछ और भी कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, और भी ये पूरा सा मैंने सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया है अभी। और आपको पता है कि 2 नंबर वाले 6 प्रश्न होंगे, वैसे तो रहेंगे 8, आपको 6 आंसर देना है। उनमें से कुछ क्वेश्चन को अभी पढ़ लीजिए आप, और इसका भी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मेरा थोड़ा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसकी वजह से तो लेट हो गया, नहीं तो हम जल्दी लाते। कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन है? कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से आप क्या समझते हैं? गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? विद्यापति के काव्य भाषा की विशेषता बताइए। आमजर से आप क्या समझते हैं? आमजर गांव में सुनापन क्यों है? हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? और अगला है, भारत की नदियाँ गंदी क्यों है? बिस्कोहर की माटी रचना में लेखक चांदनी रात और बच्चे पर क्या टिप्पणी करते हैं? भारत की नदियाँ गंदी क्यों हैं? 2 नंबर। फिर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत राम का प्रेम पाठ के आधार पर आज की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानता दिखाई पड़ती है? वसंत आए कविता में कवि की क्या चिंता है? ये सारा जितना भी क्वेश्चन आंसर है, एक बार आप इसको देख लीजिए कि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर किस तर्ज पर, किस सेट से बनाया गया, किस कहानी कविता से आपके लिए प्रश्न लाए गए हैं। उन्हीं कहानी कविता से उसी टाइप से कुछ प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आप इसको देख लीजिए एक बार। और ये 3 नंबर का है, रोक के देख लीजिएगा। और ये फिर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 आंसर देना है, 5 प्रश्न आपके पास रहेंगे। ठीक है, सारा कहानी कविता आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमें कमेंट करिए कौन सा कविता कहानी है, कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, हम आपको उसी का सबसे पहले कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।